हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आज का ये वीडियो अप्रैल महीने के करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें कुल 50 एमसीक्यू है, लेकिन इस पूरे डिस्कशन के दौरान आपको कम से कम 200-300 और प्रश्न तैयार करने को मिल जाएगा। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्रेम किया गया है और इसके सारे जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बारी बारी से पढ़ूंगा या फिर मिक्स करके पढ़ूंगा ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फर्स्ट है कि द सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG जिसको कहते हैं, मीटिंग हैज बिगन इन विच सिटी। G20 की मीटिंग चल रही है भारत में, क्योंकि G20 का हेड इस बार इंडिया है। तो उसकी जो टूरिज्म ग्रुप की बैठक है वो किस शहर में हुई है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलीगुड़ी में हुई है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का एक शहर है और जो G20 है, G20 का इस बार भारत प्रेसिडेंट है और सितंबर महीने में G20 की मीटिंग होगी। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, India's unemployment rate increased to how much percent in March 2023। मतलब पूछ रहा है कि मार्च महीने में जो भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, वो कितने प्रतिशत से बढ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 7.8% के हिसाब से भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ी है। और ये भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शुरू से ही भारतीय इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट लेस रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया है। उसका एक कारण ये है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाया। प्राइमरी से हमारी इकोनॉमी सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप कर गई। अब जाकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगर हम बात करें और रिपोर्ट में आने बातों की, तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 8.4% बेरोजगारी दर है, जबकि जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ की बेरोजगारी दर 7.5% रही है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। इसकी वजह से गांव का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। हालांकि वेजेस जो गांव के लोगों को बहुत कम मिलता है, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत दयनीय है इन कंपेयर टू अर्बन एरिया। लेकिन अर्बन एरिया में जो महिलाएं हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। वैसे मेल के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.4% है। अगर हम राज्यों की बात करें, अगर टॉप 5 स्टेट्स को ले, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा की बेरोजगारी दर 26.8% है, इसके आसपास है। इसके बाद दूसरा है वो राजस्थान का, दूसरे नंबर पे राजस्थान की बेरोजगारी दर ज्यादा है, ये 26.4% है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसका है, यहाँ पे 23% के आसपास बेरोजगारी दर है। इसके अलावा सिक्किम है और बिहार है। सिक्किम में 17.8% बेरोजगारी है और बिहार में 17.6%। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट की, उसके में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बेरोजगारी दर है। और मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात ये कि हरियाणा भारत का सबसे रिच स्टेट में से एक है। यहाँ के गाँवों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और उसका एक कारण ये है क्योंकि यहाँ पे हाईली जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो बहुत तेज़ी से हुआ। गुरुग्राम और ऐसे बहुत सारे शहर बहुत तेज़ी से विकसित हुए, इसी लोगों के पास पैसे बहुत आ गए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटो है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिनलैंड जो है वो नेटो का 31वां सदस्य बना है। एक तो ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये अपने आप में करंट अफेयर। लेकिन पूछ ये रहा है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। इस क्वेश्चन को सही फ्रेम किया गया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन तैयार हो सके। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिनलैंड एक बहुत प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी हुआ करती थी पहले, नोकिया, अब तो नहीं है। नोकिया ये यहीं की कंपनी है। नोकिया दरअसल एक रिवर नोकिया है, उसी के नाम पे इस कंपनी का नाम पड़ा। ठीक है, देखिए ये जो नेटो जब से यूक्रेन वॉर हुआ तब से नेटो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है। तो नेटो से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गई है। ये देखिए जो नेटो सदस्य, इसकी एप्लीकेशन दो देशों ने भरी थी, स्वीडन भी यूरोपियन कंट्री है, और फिनलैंड ने। फिनलैंड को तो मिल गया, लेकिन स्वीडन पर टर्की ने इस पे वीटो कर दिया, जिसकी वजह से ये स्वीडन इसका मेंबर
नहीं बन पाया है। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल तो हेलसिंकी है। यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है फिनलैंड की वो यूरो यूज होती है। और यहाँ के अगर हम पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, तो सेना मरीन है, वो सबसे कम उम्र में महिला प्रधानमंत्री जो वहाँ की बनी है, सेना मरीन। हालांकि इनको लेकर कुछ अभी विवाद आ गया था, कहीं पे बार में ये दारू पीते हुए पकड़ी गई थी, तो ये सब विवाद तो खैर चलता रहता है। अगर हम नेटो के बारे में बात करें तो नेटो का फाउंडेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था, कोल्ड वार जब शुरू हुआ था तब। और इसका हेडक्वार्टर अभी भी ब्रसल्स में है। ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। अगर हम इसके जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट है नेटो के, उनकी बात करें तो उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। ठीक है, इन सब चीजों को अगर आप नोट करते जाए तो एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपके डेली लाइफ में जो नॉलेज इनहेंसमेंट है उसमें भी काम आएगा। अगला है कि एयरटेल के सहयोग से किस भुगतान बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को आसान और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। आईपीपीबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये सुविधा शुरू की। अगर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। अगर हम डेट की बात करें तो 1 सितंबर की इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका जो टैग लाइन है, अगर टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टैग लाइन है आप, मैं हिंदी में लिखता हूँ, आपका बैंक आपके द्वार। दरअसल ये भारत सरकार की एक प्रयास था, लास्ट माइल, इसको बोलते हैं ना आखिरी घर तक, लास्ट माइल बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने के लिए। और इसके लिए एक और 2014 भारत सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो उसको बोलते हैं जनधन खाता। ठीक है ना, जनधन खाता। और उसी का अगला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भारत सरकार का एक प्रयास है कि भारत के हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाए, ताकि उसको इकोनॉमिक तरक्की करने का रास्ता मिले। अगला क्वेश्चन है कि who has been appointed as the new chief executive officer of हीरो मोटर कॉर्प? हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं, ये क्वेश्चन है। हीरो मोटर कॉर्प भारत की टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजन गुप्ता, यानी आंसर हो जाएगा सी, निरंजन गुप्ता अभी इसके सीईओ चुने गए हैं। अगर हम कुछ और सीईओ की बात करें जो हाल फिलहाल में चुने गए हैं, तो एसोचैम, सबको पता है एसोचैम बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है हमारे बिजनेस को लेकर के। तो एसोचैम के सीए बने हैं अजय सिंह, ये भी आपका करंट अफेयर है, अजय सिंह। इसके अलावा हम बात करें तो स्टारबक एक बहुत बड़ी कॉफी कंपनी है, कॉफी बनाती है, चाय बनाती है, स्टारबक। इसके सीईओ चुने गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हम, इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हम। जैसे स्टारबक एक अमेरिकी कंपनी है, हालांकि अभी इसके बहुत सारे शेयर्स टाटा ग्रुप ने खरीद लिए हैं। दरअसल एक कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था कैफे कॉफी डे, सीसीडी, आप सबने सुना होगा, बड़े शहरों में थी। ये कंपनी भी कॉफी और चाय बनाती थी। ये कंपनी ओवरलोड की वजह से इसमें डिफॉल्ट कर गई, और इसके जो हेड थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ये कंपनी लगभग खत्म हो गई है। स्टारबक अब नई कंपनी के रूप में सामने आया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवीण सिन्हा को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, यानी इनको रीअपॉइंट किया गया है सीईओ और एमडी के रूप में किस कंपनी का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाटा पावर जो है इसका, इनको सीईओ और एमडी फिर से बनाया गया। इसके पहले सीईओ और एमडी यही थे। और सीईओ एमडी की बात करें मौजूदा समय में जिनको चुना गया, वो एमडी और सीईओ की बात करें तो एक कंपनी है सीएट, आप आईपीएल में इसका प्रचार सुनते होंगे, टायर बनाती है। इसके नए सीईओ और एमडी बने अर्नब बनर्जी, इनका नाम है शायद, हाँ अर्नब बनर्जी, बंगाल के हैं ये। इसके अलावा बीपीसीएल जो भारत की एक बहुत बड़ी पीएसयू है, बीपीसीएल के हेड बने जी कृष्ण कुमार। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा और इसको नोट करते जाइए, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल? दिल्ली का जो ओपन शतरंज टाइटल हुआ था, खिताब हुआ था, वो किसने जीता है? तो वो जीता है अरविंद चिदम्बरम ने, आंसर हो जाएगा बी। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने जॉर्जिया लुका को हरा करके ये खिताब जीता है। अगला सवाल है कि
Ministry of Defence has inked 1700 crore contract with which company for the procurement of next generation maritime mobile coastal batteries and BrahMos मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने अभी 1700 करोड़ रुपए का एक अनुबंध किया है ताकि वो मोबाइल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सके। तो ये किस कंपनी के साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, एक रूस की कंपनी है, इसके साथ किया है। दरअसल जो ब्रह्मोस है ये दो देशों के नदियों के नाम पे, ब्रह्मपुत्र और मोसाका नदी है, मोसाका बोलते हैं इसको, मोसाका नदी है रशिया की और ब्रह्मपुत्र भारत की। इन दोनों को मिला करके एक कंपनी बनाई गई है ब्रह्मोस। ये बहुत हाई क्वालिटी के मिसाइल्स बनाती है, इसके अलावा मोबाइल तटीय बैटरी भी बना रही है। तो ये सारी चीजें की गई है। इसके अलावा एक और एमओयू साइन हुआ जो कि आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट, क्योंकि अप्रैल में ये घटना हुई है। दरअसल एनटीपीसी जो नेशनल पावर थर्मल प्लांट है, ये और इंडियन आर्मी, क्योंकि जहाँ इंडियन आर्मी जुड़ जाए क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, इंडियन आर्मी ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करेंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के विकल्प के रूप में इसको दिया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन को और प्रोड्यूस किया जाए। ये भी एक करंट अफेयर था। अगला है कि जो वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास होता है, इसको बोलते हैं सिलिनेक्स 2023 का, वो संस्करण कोलंबो में श्रीलंका में आयोजित किया गया। तो ये कौन से नंबर का किया गया पूछ रहा है। विच एडिशन ऑफ दिस एनुअल इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हैपेंड। ओके, तो ये 10th किया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये 10वां संस्करण था। देखिए सिलिनेक्स को अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे याद हो जाएगा, एसएल फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेवल, एन फॉर एक्सरसाइज, यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। अगर भारतीय जल सेना की तरफ से देखा जाए तो आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका मेन एम था कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जल सेना के बीच इंट्राऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे में काम करने की, आने जाने की एक तरीके को और बेहतर किया जाए। इसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाया जाए, आपसी जो विश्वास है उसको और बढ़ाया जाए। अब बहुत बार सुनते होंगे कई मछुआरे पकड़े गए, किसी ने किसी और के सीमा को, समुद्री सीमा को ब्रीच कर दिया तो फिर वो गिरफ्तार हो जाता है। तो इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए, इसके अलावा अगर कोई संकट आए कभी इंडियन ओशन में तो साथ में कैसे काम किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। उत्कल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दरअसल उत्कल क्षेत्र जो हमारे भारत का, ये हमारा अगर भारत है तो भारत का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, इसी को उत्कल बोलते हैं। हमारे नेशनल एंथम में भी उत्कल जल्दी तरंगा, उत्कल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल जो 1 अप्रैल है ये फाउंडेशन डे है ओडिशा का, ठीक है, इसीलिए इसको ओडिशा दिवस भी कई बार कहा जाता है। दरअसल 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। उसके पहले उड़ीसा, बिहार ये सब बंगाल में थे, जबकि 1912 में बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 1936 में उड़ीसा को बिहार और झारखंड से अलग कर दिया गया और 2000 में 15 नवंबर को बिहार और झारखंड अलग हो गए थे। तो इसलिए उत्कल दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग डे वो किस वर्ष मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च, यानी 31 मार्च को हर साल ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है ये मनाने का? इसका मेन पर्पस है कि जो ड्रग्स से जो हार्म होता है, जो नुकसान पहुंचता है, उससे लोगों को जागरूकता करना, उसके हार्म को कम करना। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर के लोगों में एक जागरूकता पैदा करना ताकि लोग इसके यूज को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके और इसके होने वाले दुष्प्रभाव को समझ सके। WHO ने इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट दिया जिसने सबको चौंका दिया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11.8 मिलियन, ये अगर हम कन्वर्ट करें भारतीय रुपये में तो ये लगभग होता है 1,18,00,000 व्यक्तियों की जान गई है 2017 से अभी तक, इन 5 सालों में सिर्फ ड्रग कंजप्शन से। तो कितना बड़ा एक तरीके से समझिए कि मेनेस है
ये खतरनाक है हमारे सोसाइटी के लिए, तो उसको लोगों को अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है। ये बहुत सारी चीजें आपको मेंस में काम आएगी, आप मेंस में भी आंसर राइटिंग में सारी चीजें लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अगला है कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ऐप वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेरीन, जिसको सागर सेतु कहा जाता है, जो राष्ट्रीय रसद पोर्टल, रसद तो सामान और की आवाजाही जिसको हम लॉजिस्टिक भी बोलते हैं, जो सागर सेतु ऐप है इसने लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया सर्बानंद सोनोवाल ने। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर है पोर्ट के, शिपिंग और वाटरवेज के। एक मंत्रालय है पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, उसी के मंत्री है, और इसलिए इन्होंने ये समुद्र सेतु ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और 2-4 चीजें लॉन्च की है, वो भी जान लीजिए, हमारे करंट अफेयर के लिए है। इन्होंने एक स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन शुरू किया है, और ये शुरू किया है अगरतला में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके अलावा इन्होंने आयुष उत्सव, इसकी भी शुरुआत की, और ये शुरुआत की है कश्मीर में। इसके अलावा यूनानी इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई है, और ये स्थापना हुई है सिलचर में। सिलचर असम का एक क्षेत्र है। तो ये 3 सारी चीजें हैं, इसको जान लीजिए। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेट अप 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट। किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान सरकार ने दिया, जिसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। दरअसल राजस्थान में चुनाव होने वाला है, तो एक तरीके से आप इसको चुनावी पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी तरीके से कंपटीशन है कि अगर राज्य इन सब चीज़ों में अगर चुनावी फायदा लेना चाहती है, इन सब चीज़ों को डेवलप करती है, ये बहुत ही एक हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी चीज़ें हैं। और राजस्थान में अगर हम स्पेसिफिक जगह की बात करें तो प्रतापगढ़, मैं हिंदी में लिखता हूँ, प्रतापगढ़, जालौर, और एक कौन सा जगह था, एक शायद राजसमंद, ठीक है ना, राजसमंद, ये 3 जगह पे ये मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। अगर हम राजस्थान के स्टेट की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, और यहाँ पे सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ का सीएम है। गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास ए रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया। अमेरिका के किस स्टेट ने हिंदू फोबिया को की निंदा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया, इसका आंसर हो जाएगा सी। दरअसल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जब हम अमेरिका बोलते हैं तो केवल अमेरिका बोलो तो समझिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश की बात हो रही है। ये दरअसल नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसका एक कंट्री है, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट में कुल 50 स्टेट्स है, 50 राज्य हैं, उसमें उसका एक राज्य है जॉर्जिया। क्योंकि जो यूएसए है वो पूरी तरीके से एक फेडरल कंट्री है, यहाँ पे स्टेट्स के पास अच्छे खासे पावर होते हैं। तो उसका जो एक स्टेट है जॉर्जिया, उसने हिंदू फोबिया को की निंदा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। हिंदू फोबिया का क्या मतलब? फोबिया मतलब होता है डर, हिंदू यानी रिलीजन की बात कर रहा है। तो हिंदू रिलीजन को लेकर के जो डर पैदा किया जा रहा है, जो एक तरीके से हेट्रेड पैदा किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं हिंदू फोबिया। इससे होता क्या है, उस धर्म को लेकर लोग के पास प्री कंसीव मतलब प्रिजुडिस तैयार हो जाते हैं, एक तरीके से पूर्व अवधारणा तैयार हो जाती है लोगों के मन में, एक डर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से हिंसा, नस्लीय भेद, जिसको रेसिज्म बोलते हैं, वो सारे बढ़ते हैं। तो इसलिए उसने हिंदू फोबिया की निंदा की है। यहाँ पे आप इस्लाम लगा दिए तो इस्लामोफोबिया, तो जैसे इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, ये सारी चीजें वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन सब चीज का मैं आपको पीडीएफ देता जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और आप उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे तो वो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। ऐसे लिखी लिखाई चीजें तो मार्केट में आपको कई हजारों किताबें जहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो वो चीजें आपके काम में उतनी नहीं रहेंगी। अगर आप इस डिस्कशन को सुनते हुए लिखेंगे, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो उसको आप याद करने को, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा यूज होगी, काम में आएंगी। और वो ज्ञान नहीं तो काम का है ना, जो हमारे परीक्षा में या फिर हमारे जीवन में जो हमको ज्ञान की जरूरत हो वो याद आ जाए। जो याद ही नहीं है, ज्ञान सिर्फ किताबों में सिमट के रह जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। ठीक है, आइए देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज, जिसको एटीआर बोलते हैं, से पुनः प्रयोज लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसरो ने किस वर्ष अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था? पूछ रहा है कि इसरो जो है ना,
रिसेंटेस्ट ने लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल मतलब वो लॉन्चिंग व्हीकल जिसे भेजा जाता है वो रीयूज हो सके, वापस उसको जमीन पर लाया जा सके और फिर उसको रीयूज किया सके, वो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। भारत का जो मानव मिशन है इस साल, उसके लिए ये व्हीकल बहुत आवश्यक है। तो पूछ रहा हूँ, तो ये अपना करंट अफेयर हो गया, इस साल किया है, इसरो ने सक्सेसफुली कर लिया है। क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में किया था इसरो ने अपना लॉन्च। और इसका जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था शायद आर्यभट्ट ही नाम था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आर्यभट्ट इसका नाम था। इसको 1975 में भेजा गया था। अगर इसरो के बारे में कुछ और चीज आप जानना चाहें तो इसरो का जो फाउंडेशन हुआ था वो 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे में उस दिन 1969 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, ठीक है। और इसके जो पहले चेयरमैन या फिर फाउंडर कहिए वो थे, वो विक्रम साराभाई थे, जो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। अनफॉर्चुनेटली इनका प्लेन क्रैश हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। जो मौजूदा समय में चेयरमैन, इसको 10th चेयरमैन कह सकते हैं, 10वें नंबर के हैं, वो है एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? के सिवान। तो के सिवान बहुत लंबे समय तक रहे और वो बदल चुके हैं, अब एस सोमनाथ है। तो आप इसको अपने करंट अफेयर में अपडेट कर लीजिएगा। और एक सक्सेसफुल रेप्यूटेड, अगर किसी संस्था का आपको एग्जाम्पल देना हो तो इसरो पूरी दुनिया में ऐसी एक संस्था का बेहतरीन उदाहरण है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू साइंटिस्ट हु सर्व्ड इसरो और हु इज सर्विंग इसरो राइट नाउ। अगला है कि द फाउंडेशन डे ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? जो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत है, उसका फाउंडेशन डे हम हर साल 1 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑप्शन स्मिथ। ये ऑसबॉर्न भी बोलते हैं, बहुत जगह ऑप्शन भी बोलते हैं। तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ओ स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। आरबीआई को पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। दरअसल 1934 का जो एक्ट है, ठीक है ना, उसी के तहत आरबीआई को 1935 में 1 अप्रैल से शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कोलकाता में था। ये क्वेश्चन मैंने देखा एक बार, एक परीक्षा में, हाल ही में कोई परीक्षा हुई तो उसमें पूछा गया था, ठीक है। ईपीएफओ को जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो आरबीआई से रिलेटेड सारी बातें जान लेंगे, वो क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया और अभी भी ये मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसका नेशनलाइजेशन पहले ही अंग्रेजों के पास था, लेकिन इसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में, और तब ये भारत सरकार के अंतर्गत आ गई थी। आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं? आरबीआई के कई काम है, और इसके अगर मुख्य काम की बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, उसको रेगुलेट करती है। हमारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इन सारी चीजों को मैनेज करती है। इसके अलावा जो आरबीआई है वो हमारे जो करेंसी है, करेंसी को इशू करती है, छापती है। इसके अलावा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जिसको विदेशी मुद्रा बोलते हैं, उसको भी मैनेज करती है। तो आरबीआई एक मल्टीपल काम करती है, जो बैंकिंग ऑफ द बैंक बोलते हैं, सारे बैंकों का बैंक है आरबीआई। अगला है कि विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट पेरिस एज अ गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल डे परेड विच विल बी हेल्ड इन जुलाई 2023। नरेंद्र मोदी जी को जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फ्रांस में एज अ गेस्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। वहाँ पे बेस्टाइल डे होता है, परेड डे, उसी में आमंत्रित किया गया है। जैसे भारत में रिपब्लिक डे होता है, किसी को बुलाते हैं एज ए गेस्ट, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है। तो किस देश ने बुलाया? तो ये फ्रांस ने बुलाया है। दरअसल फ्रांस के जो पीएम है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। ये बुलाया गया है मोदी जी को। और इसके बुलाने का एक और कारण है कि जो भारत और फ्रांस इस वर्ष अपने 25 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 वर्ष किसके? स्ट्रेटेजिक रिलेशन। भारत फ्रांस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। फ्रांस से भारत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। हमारा जो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेन है जिसको बोलते हैं राफेल, जिसको अभी खरीदा गया है, वो फ्रांस की दसॉ कंपनी ने ही बनाया है। बीपीएससी एग्जाम में इस कंपनी का नाम पूछा गया था, दसॉ एविएशन, बहुत जगह दसॉल्ट एविएशन भी उसको पढ़ा जाता है, ठीक है।
इसके पहले इस परेड में ऐसा नहीं है कि मोदी जी पहली बार जा रहे हैं। 2004 में 2004 में था या 9 में था, शायद 2004 में ही 2009 में शायद मनमोहन सिंह को 2004 या 9 आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मनमोहन सिंह को बुलाया गया था इस परेड के लिए। तो ये दूसरे प्रधानमंत्री जो वहां जा रहे हैं। अगला है कि एराविकुलम नेशनल पार्क में एक फेरेनियम है जिसमें हाल ही में फर्न की 52 किस्में लगाई गई हैं। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क ये तो पता ही होना चाहिए, केरला में स्थित है। केरला भारत के जो कि बहुत ही एक कर सकते हैं प्रगति पे आगे बढ़ने वाला एक राज्य है, जो लगभग सारे पैरामीटर्स पे हर साल नंबर 1 पे रहता है, लगभग सारे पैरामीटर्स पे। ठीक है, और एराविकुलम में एक फर्नेमियम बनाया गया है। दरअसल एक बागान की तरह होता है जहाँ बहुत सारे फर्न, बहुत सारी वैरायटी लगाई जाती है केरला। और केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल है, इसको एक इसे जान लीजिए, केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके अलावा हम केरला के सीएम की बात करें तो यह पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर की बात करिए बहुत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान बहुत ही फेमस है। आरिफ मोहम्मद खान ज़्यादातर फेमस है 1986 का जो साबानो केस था, वो एक राजीव गांधी के खिलाफ थे, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ी स्पीच दी थी सायरा बानो केस में। उस तब से वो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अगला है कि which of the following country has successfully launched the OFEC 13 spy satellite into space by the Shevit launch vehicle from Palamachim Airbase spaceport। ये पालामचिम एयरबेस का नाम है। ठीक है, मैं हिंदी बताता हूँ कि वो कौन सा देश है जो पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट से शावित प्रक्षेपण द्वारा ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जिसने प्रक्षेपित कर दिया है, तो उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल जो कि हमारे मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है और ये बहुत ही एक सक्सेसफुल देश है। इजराइल ने ओफेक सैटेलाइट लॉन्च किया और ये क्या है, एक तरीके से स्पाई मैंने जासूसी करने वाला एक तरीके से ये सैटेलाइट है। इजराइल की बात करें तो इजराइल का जो कैपिटल है जेरूशलम। इजराइल का अगर मौजूदा समय पीएम की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम है। हालांकि इन पे कई मामले चल रहे हैं इनको हटाने के। तो यहाँ का प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग, नाम है इनका, इसाक हरजोग, स्पेलिंग जो भी होगा देख लीजिएगा। तो ये इजराइल के बारे में। अगला क्वेश्चन कि हु हैज इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एट विज्ञान भवन। सीबीआई का भी यहाँ पे हीरक जयंती, इसको डायमंड जुबली बोलते हैं, वो हुआ है। तो उसका उद्घाटन किसने किया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा था। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दरअसल सीबीआई के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए इसको उद्घाटन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। हम सीबीआई के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं, क्योंकि सीबीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, सीबीआई से डेडिकेटेड एक वीडियो इस चैनल पे है, आप चाहे तो वहां से जाकर के सीबीआई के बारे में डिटेल जानकारी जान सकते हैं। सीबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। और ये जो सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है, जो पावर इसको मिलता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 में अंग्रेजों के समय में, वो जो पावर है उसी से सीबीआई को पावर प्राप्त होती है। सीबीआई के लिए कोई अलग से पावर इसमें नहीं दी गई है। और जो सीबीआई का रिकमेंडेशन था वो संथानम एक समिति बनी थी, संथानम कमिटी, उसने सीबीआई की रिकमेंडेशन दी थी 1962 से 64 के बीच में। इस कमेटी ने और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, आप चाहे तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक और बात बताइएगा कि सीबीआई जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप बताना चाहें तो। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसका मौजूदा समय जो डायरेक्टर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डायरेक्टर है वो एसके जायसवाल है। एसके जायसवाल साहब का शायद पूरा नाम सुबोध कुमार जायसवाल है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज होस्टिंग द 4th बिजनेस 20 यानी B20 कॉन्फ्रेंस। G20 का जो बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो जो चौथा, वो कौन सा शहर उसकी मेजबानी
कर रहा है, उसकी मेजबानी कर रहा है कोहिमा, ठीक है ना। कोहिमा दरअसल नागालैंड, भारत का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड, उसकी कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। और जो ये कार्यक्रम है अप्रैल महीने के 4 से लेकर के 6 तारीख तक चलेगा। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है ये करने का कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत के, जो 8 स्टेट है, अगर सिक्किम को ले लें, उन सारे स्टेट्स में बिजनेस को प्रमोट करना, उन सारे स्टेट को मेन स्ट्रीम करना। अगर इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि में से कोई एक उपलब्धि है तो इसने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसने उसको मेन स्ट्रीम करने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रयास किया, जिसमें कनेक्टिविटी, बिजनेस, प्राइम मिनिस्टर का मतलब फ्रीक्वेंटली वहाँ विजिट करते रहना, तो ये सारी चीजें एक विश्वास देती है कि वहाँ के लोग भी एक तरीके से इस देश के मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। अगर हम जैसे G20 के कुछ और मीटिंग की बात करें तो जो बिजनेस की चौथी मीटिंग है, जो तीसरी मीटिंग हुई थी, इसकी तीसरी मीटिंग हुई थी इम्फाल में, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। जो दूसरी मीटिंग हुई थी आइजवाल में। आइजवाल क्या है? तो आइजवाल मिजोरम की कैपिटल है। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी सिक्किम में। ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती है, ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द कूल रूफ पॉलिसी। किस स्टेट ने भारत में कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 लॉन्च की है? कूल रूफ का मतलब होता है छत को ठंडा रखना, रूफ मतलब होता है छत, ठीक है ना। तो सारे स्टेट ये कोशिश कर रही है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें एसी का कम से कम प्रयोग हो, ताकि एनर्जी कंजप्शन को धीरे धीरे कम किया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ई। तेलंगाना स्टेट ने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है, और ये पॉलिसी लॉन्च करने वाले भारत का पहला राज्य है। हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो भारत के अन्य राज्य भी इसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे। तेलंगाना के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि तेलंगाना हाल ही में जो राज्य बना, फुल टाइम राज्य बना, वो पहला राज्य तेलंगाना है जो पिछले 10 सालों में बना है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 जून 2014 को। इसका जो कैपिटल लंबे समय तक हैदराबाद रहा है, आंध्रा का भी और इसका भी, लेकिन इसका कैपिटल अभी कौन है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश, उसके कैपिटल को अब शिफ्ट करके विशाखापट्टनम किया जा रहा है। यहाँ का जो सीएम है बहुत ही, मुझे तो बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं, केसीआर नाम है इनका, कुमार चंद्रशेखर राव। इन्होंने अपने अकेले के प्रयासों से गूगल का और अमेजोन का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, ये हेड ऑफिस तरीके से कह सकते हैं, वो तेलंगाना में खोलने के लिए राजी कर दिया है। लगभग 1000 या 5000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट से हैदराबाद में खोला है। हैदराबाद सिटी को ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये 2 शहर हैं जो बहुत तेजी से भारत में स्काई रूट की तरह डेवलप हो रहा है। और आने वाले मतलब 10 ईयर डाउन द लाइन या 15 ईयर डाउन द लाइन वो बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है तानिसिनाई सुंदरराजन, टी सुंदरराजन इनका नाम है, ये वहाँ की गवर्नर है। अगला है कि विश्व बैंक के अनुसार धीमी आय के कारण, खपत में कमी के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने की उम्मीद है? वर्ल्ड बैंक ने अपने जो फोरकास्ट है जीडीपी ग्रोथ का भारत के लिए, उसमें फिर से उसको अपडेट किया है, ठीक है ना। तो वो कितना किया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% रहने का अनुमान है फिजिकल ईयर 2024-25 में, ठीक है। इसके पहले जो विश्व बैंक ने फोरकास्ट किया था वो 6.6% फोरकास्ट किया था, लेकिन अब इसको घटा करके 6.3% कर दिया है। और घटाने का कारण ये है कि जो विश्व में रिसेशन है, जैसे अभी जर्मनी रिसेशन में आने वाला है, तो एक तरीके से रिसेशन होगा तो वहाँ पे डिमांड कम होगी, तो भारत का एक्सपोर्ट कम होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है, इसलिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो डिमांड है, महंगाई की वजह से जो कंजप्शन है वो भी धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, इसकी वजह से भी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और संस्थाओं ने भारत के क्या क्या वो किया देखते हैं। एक मूडीज और एक स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये 2 संस्था है, इन्होंने ये भी फोरकास्ट करती है, उनके फोरकास्ट को बहुत ही लेजिटिमेट माना जाता है। तो मूडीज ने 5.5% किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ये 7% इसने किया था 2023 के लिए, और 2024 के लिए इसने 6% रखा है भारत का अनुमान। 2 ग्लोबल संस्था है, IMF
और वर्ल्ड बैंक, IMF के अनुसार भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2023 में 6.1% रहेगी 2023 में, और 2024 में वो 6.8% रहेगी। इसका मतलब भारत का ट्रेजेक्टरी ऊंचे की तरफ है, इसीलिए भारत को IMF ने डार्क स्पॉट इन दिस ब्लैक होराइजन ऐसा कुछ कहा था। मतलब भारत के लिए एक डार्क स्पॉट बोल रहा हूँ, ब्राइट स्पॉट ऑन दिस ब्लैक होराइजन कहा था कि भारत एक चमकता हुआ सितारा है। अगर हम वर्ल्ड बैंक RBI की बात करें, वर्ल्ड बैंक तो RBI की बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने बोला है कि फाइनेंशियल 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% रहेगी। ये सब एस्टिमेटेड है, इसी के आसपास रहने का अनुमान होता है। अगला है कि द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज सेलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट क्रिस्टियाना कोच फॉर इट्स विच मिशन। नासा ने पहली महिला को अपने मिशन के लिए चुना है जिनका नाम है क्रिस्टियाना कोच। ये भी एक करंट अफेयर है। और इनको किस मिशन के लिए चुना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्टेमिस जो मिशन है नासा की, बहुत ही एक तरीके से कहिए कि एम्बिशियस मिशन है, उसके लिए इन्होंने चुना है। और नासा की जो ये महिला है फर्स्ट बन जाएंगी जो मून पे अपना कदम रखेंगे। इसके अलावा और भी क्रू मेंबर इनके साथ जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिशन है नेक्स्ट ईयर इसको प्लान किया गया है। ये मून के आसपास जाएंगे, मून पे लैंडिंग करेंगे, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। अगला है कि नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ईयर, एवरी ईयर ऑन विच डे। हर साल जो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका मेन मनाने का जो एम है, जो कारण है, वो है एप्रिसिएट करना जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मैरीटाइम ट्रेड का, जो समुद्रों से ट्रेड होता है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का एक तरह से आधार है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, हमारा सप्लाई चेन बना रहता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैरीटाइम ट्रेड होता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड समुद्री मार्ग से होता है। तो उनको अप्रिशिएट करना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पेश करना, इसके लिए हर साल नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो ये था क्वेश्चन। अगला है कि which of the following state has topped among 18 large state in India justice report। जो भारत न्याय रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2022 की, तो 18 बड़े राज्यों में शीर्ष पे कौन सा राज्य है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर रहेगा सी, कर्नाटका शीर्ष पे रहा है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है उसको निकालती कौन सी संस्था है? इसको टाटा इंस्टीट्यूट है वो इसको निकालती है। इसके क्या क्या पैरामीटर्स है, किस किस आधार पर इसको मापा जाता है? तो इसमें पुलिस, ठीक है, जुडिशियरी, इसके अलावा प्रिजन, इन सब की स्थिति को देखा जाता है और उसके आधार पे ये इसको मापा जाता है। अगर हम नंबर 1 को देखें तो कर्नाटका है, ठीक है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तमिलनाडु है। और अगर हम बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे तेलंगाना है। लगभग सारे हमारे सदर्न स्टेट ही है जिनका जस्टिस रिपोर्ट में जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर हम सबसे लास्ट की बात करें तो 18th पोजीशन पे उत्तर प्रदेश, भारत का एक जो नॉर्दर्न स्टेट है, वो सबसे लास्ट में है बड़े राज्यों में, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और इसके कारण आप समझ सकते हैं यूपी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग काफी तेजी से बढ़ी है। जैसे अभी वो जो तारिक अनवर की पता नहीं क्या नाम था, उसकी हत्या हो गई, या फिर बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनकाउंटर से पुलिस मार दे रही है। इसकी वजह से जो जस्टिस रिपोर्ट है उसमें यूपी का स्थान कम है। हालांकि वहाँ का अलग सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस पर डिस्कशन की बात ही आगे डिस्कशन करेंगे। अगर हम छोटे स्टेट की बात करें जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है सिक्किम, ठीक है, और नंबर 2 पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश। और अगर नंबर लास्ट पे बात करें छोटे स्टेटों में, तो गोवा की जस्टिस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति है और नंबर लास्ट पे है। अगला है कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। Which state government has recently decided to set up educational service select commission to recruit the teachers। ये बहुत दिनों से डिमांड थी यूपी में लोगों की, एक इंडिपेंडेंट
सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाया जाए, ताकि ये जो धांधली होती है चुनाव और जो लेट होता है किसी भी रिक्रूटमेंट में, खासकर टीचर रिक्रूटमेंट में, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में धांधली होगी तो फिर शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और इन्होंने ये गाइडलाइंस जारी किया है कि अब ये जो कमीशन बना है यह यूपी टेट, जिसको उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, इसका भी एग्जाम कराएगी। इसके अलावा जितने भी भर्ती प्रक्रिया है टीचर्स की, जितने भी वो सारी चीजें यही देखेगी। अगला है कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागर दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसने नागरी दुबराज और फेरेंट राइस को यूनिक आइडेंटिटी ब्रांड के रूप में चुना है। ठीक है ना, तो नागरी दुबराज राइस जो है वो किस स्टेट का है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ये छत्तीसगढ़ का राइस है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल है रायपुर, और यहाँ का जो सीएम है, छत्तीसगढ़ में इसमें इलेक्शन होने वाला, ध्यान रखिएगा। सीएम है भूपेश बघेल इनका नाम है, और यहाँ के जो मौजूदा समय में राज्यपाल यानी गवर्नर है वह अनुसुईया यूके एक जनजातीय महिला है। अगर हम जीआई टैग की बात करें कि मौजूदा समय में किस को जीआई टैग मिला है, तो मुरैना और रेवा मैंगो, मध्य प्रदेश का मैंगो को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा कांगड़ा टी जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। जबकि जो तंदूर रेड ग्राम है, ठीक है ना, चना है, ये आपको तेलंगाना का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन अप्रैल 10, 2023। निम्नलिखित में से कौन सा देश 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये केनिया करेगा। केनिया दरअसल एक अफ्रीकन कंट्री है, तो ये पहला अपना अवलोकन उपग्रह ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अगर हम केनिया की बात करें तो केनिया का जो कैपिटल है वो नैरोबी है, और जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइफा 1। ये ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइफा 1 क्या है और ये किससे लॉन्च करेगा। तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इनका जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसको बोलते हैं फैल्कन 9, इसके माध्यम से ये लॉन्च करेगा। ठीक है, विलियम रूटो यहाँ के प्रेसिडेंट शायद। अगला है कि हु हैज बीन कन्फर्ड द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सेवेलियर डी लीजन, ठीक है ना, जिसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सी, किरण नादार को इससे सम्मानित किया गया। जो किरण नादार एक तरीके से एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव कल्याण के लिए काम करती है। ठीक है, इनको जो फ्रांस की यहाँ पे भारत के एम्बेसडर है उनका नाम है इमैनुअल लेनिन, उन्होंने ये अवार्ड दिया है अभी हमारी किरण नादार जी को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम अगर जाने के अवार्ड अभी किसको मिला जो प्रसिद्ध है, एबेल पुरस्कार होता है, एबेल प्राइज। ये मैथमेटिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए मिलता है। ये लुइस कैफ्ट्रेल को एबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो 2023 का है, इसको आलिया मीर को मिला है। आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो अवार्ड है 2023 का वो किसको मिला है? वो आलिया मीर को मिला है। अगला है कि इन विच स्टेट विल द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज फ्रॉम 10 to 21 अप्रैल 2023। ये मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है कि कोप इंडिया जो भारत और अमेरिका की एयरफोर्स के बीच किया गया है, ठीक है ना, ये कहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये किया गया है वेस्ट बंगाल में, इसका आंसर हो जाएगा बी। दरअसल ये
कलाईकुंडा भारत में एक है, वेस्ट बंगाल में कलाईकुंडा एयरवेज, ठीक है ना, कलाईकुंडा एयरवेज पे ये किया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था जापान, इसमें एज एन ऑब्जर्वर कंट्री था, उसको भी इसमें बुलाया गया था। इसका मेन कारण क्या था कि तीनों देशों के बीच एक कनेक्टिविटी, इंट्राऑपरेबिलिटी और एक तरीके से प्रैक्टिस किया जाए और एक दूसरे के बीच सहयोग को और बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कुछ हम और प्रसिद्ध एक्सरसाइज की बात करें जो भारत करता है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोंकण। कोंकण जो होता है वो इंडिया और यूके के बीच होता है कोंकण एक्सरसाइज। इसके अलावा सी ड्रैगन जो एक्सरसाइज होता है वो भारत और मतलब इंडिया और यूएस के बीच होता था। अलग अलग सबका कैटेगरी बना के याद कर सकते हैं। एक इस साल हुआ इसको एफिडेक्स, ठीक है ना, सॉरी एफिडेक्स हुआ है इंडिया और अफ्रीका के साथ, यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज सक्सेसफुली फायर्ड एन एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड। ये किस कंपनी ने इसको सक्सेसफुली अभी लॉन्च कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा EN स्काई रूट एरोस्पेस। ये भारत की एक बहुत ही उभरती हुई शानदार संस्था है और ये स्पेस एक्स की तरह एक प्राइवेट संस्था है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने सक्सेसफुली 3D क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 को यहाँ से लॉन्च कर दिया है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया? ये लॉन्च किया गया नागपुर से, ठीक है, इसको बनाया गया है। और जो CEO है, अगर हम बात करें कि स्काई रूट का CEO कौन है, तो पवन कुमार चंद्र CEO है स्काई रूट के। स्काई रूट एक उभरती हुई अच्छी कंपनी है जो भारत में स्पेस प्रोग्राम को और ऊंचाई पे ले जाएगी। अगला है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज साइंड ए पार्टनरशिप विथ विच कंपनी इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। जो IB मिनिस्ट्री है भारत की, उसने मीडिया एंटरटेनमेंट और पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता के क्षेत्र में किस कंपनी के साथ एक डील साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो वो अमेजॉन इंडिया के साथ ये डील साइन किया है। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन है हाईलाइट करना इंडियन कल्चर को हाईलाइट करना। इसके अलावा जो इंडियन टैलेंट है, ठीक है ना, इंडियन टैलेंट को मौका देना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और जो इंडियन कंटेंट है उसको भी मेन स्ट्रीम करना, उसको भी अपॉर्चुनिटी देना। तो इससे क्या होगा? भारत का एक तरीके से एक सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगा। आज के डेट में ये सारी चीजें, सिनेमा, फिल्म, आर्ट कल्चर, ये सारी चीजें हमारे जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती जा रही हैं। तो इसको इसलिए भारत सरकार इस पे इतनी तवज्जो दे रही है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोगों को रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और भारत का सॉफ्ट पावर और स्ट्रॉन्ग होगा, भारतीय कल्चर से लोग और अवेयर होंगे। अगला है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड डिजी पोर्टफोलियो। किस बैंक ने डिजी पोर्टफोलियो नामक एक नया निवेश समाधान लॉन्च किया, निवेश की समस्याओं को समाधान करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये DBS बैंक है, बहुत ही शानदार बैंक है। इसने एक नया ऐप लॉन्च किया, डिजी पोर्टफोलियो। दरअसल ये क्या करता है डिजी पोर्टफोलियो, कि जितने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटरवेंशन, इन दोनों को एक करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। आप एक जगह पैसा डालेंगे और आवश्यक जगह आपको पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये डिजी पोर्टफोलियो शुरू किया गया है। एक तरीके से अभी शुरुआती फेज में है, अगर ऐसा होने लगा तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी। अगला है कि एप्पल आईफोन मेकर फर्स्ट कंपनी ओन्ड स्टोर एप्पल BKC इन द कंट्री विल बी ओपन इन विच डे। ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा, ये बहुत न्यूज में रहा कि एप्पल ने अपने पहला स्टोर भारत के किस शहर में खोला है? तो ये खोला है मुंबई में। BKC मतलब होता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। आप कभी मुंबई जाए, जो लोग नहीं गए हैं, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जरूर घूमने जाए। और अभी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के नीचे से ये इसके नीचे एक बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बन रहा है। ये एक तरीके से कमर्शियल जगह है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर के आप फील कर सकते हैं कि बिजनेस कितना तेजी से हो रहा है। तो इसका आंसर देगा ये मुंबई में किया गया है। हालांकि दूसरा भी खुल चुका है, उसका अगले दिन खुला, दूसरा खुला है साकेत में। साकेत दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे एक जगह है सेलेक्ट सिटी वॉक, जो एक मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, यहाँ पे ये
खोला गया है। जो लोग दिल्ली घूमे होंगे वो यहाँ जरूर घूमे होंगे, अच्छी जगह है। यहाँ पे इसको खोला गया है। तो एप्पल का सीईओ है टिम कुक, वो खुद आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की और उन्होंने ही 10 पे खोला है। बीकेसी में मतलब बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड टावर है, उसी में ये दुकान को खोला गया। और ये पहला एक तरीके से एप्पल स्टोर है भारत में, इसके पहले कोई एप्पल स्टोर भारत में नहीं था। और ये सब क्या है, ये सब उस इनिशिएटिव का परिणाम है जो 2014 में शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है ना, भारत सरकार ने इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, इंडिजिनसली इंडिया में बनने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया। एक माहौल बनाना शुरू किया गया तब से, ताकि बाहर कंपनी आकर के भारत में निवेश करे, यहाँ पर प्रोडक्शन करे। जो काम चाइना ने बहुत पहले कर लिया था, वो भारत 2014 के बाद से 23 से शुरू हुआ, करना शुरू हुआ। और उसी का रिजल्ट है कि आप देखिए एप्पल के जो आईफोन है और जो आईपॉड है वो सब अब तमिलनाडु में बनते हैं। अभी कर्नाटका में बनने की शुरुआत हो रही है, इसके अलावा तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एप्पल की जो चिप बनाती है कंपनी फॉक्सकॉन, ये बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान की, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में खोल रहे हैं। अभी कर्नाटका में उसने बहुत मैसिव लैंड एक्वायर किया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर रही है, ठीक है। इसके बाद टेस्ला, अब टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है, कार बनाती है, टेस्ला और भारत के बीच जो एक तरीके से एक टसल चल रहा था खत्म हो गई है, और टेस्ला ने अब डिसाइड किया कि भारत में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगा। तो ये सारी चीजें भारत के जीडीपी को बढ़ाएंगी, भारत का सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जीडीपी को और तेजी से तरक्की मिलेगी। अगला है द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस IDSDP इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 6 अप्रैल का, आंसर हो जाएगा डी, 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एम है टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स का रोल है हमारे लाइफ में उसको सेलिब्रेट करना। स्पोर्ट्स हमारे मेंटल फिटनेस को ठीक रखता है, मेंटल एंजाइटी को कम करता है, मेंटल फटीग को कम करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी, हमको फिजिकली भी वो बहुत फिट रखता है। तो एक तरीके से एक फिट सोसाइटी होगी तो प्रोडक्टिव सोसाइटी होगी। तो हमारे स्पोर्ट्स एक मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट देता है एक इंसान को। अगर 2023 का थीम देखें तो थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2023 का थीम था स्कोरिंग फॉर पीपुल एंड प्लैनेट, ठीक है, पीपुल एंड प्लैनेट। वैसे लिखा, आप एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो 2023 का थीम था स्कोरिंग फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि which of the following airport has broken into a club of world 10 busiest airport by passengers handled as per एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। जो ACIA एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट को मॉनिटर करती है, उसके अनुसार दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों क्लब में कौन शामिल हो गया, तो वो शामिल हो गया है ए यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI, जो कि दिल्ली में है। इसका जो रैंकिंग हुआ वो 9th नंबर पे चला गया है। तो पहली बार 10th रैंक में भारत का कोई शहर कोई एयरपोर्ट आया है तो वो इंदिरा गांधी आया है। इसका खासकर टर्मिनल 3 जो बहुत बड़ा है, और अब और टर्मिनल बनाने की प्रयास किया जा रहा है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है कि 5.95 करोड़ ये पैसेंजर्स एनुअली अभी हैंडल करता है, और इसके जो और एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद ये 10 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो इसकी रैंकिंग और बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें तो 2019 में, 2019 की बात करें तो 2019 में 17th पोजीशन पे था, और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए अब 9th पोजीशन पे आ गया। 2 साल बाद देखेंगे ये अंडर 5 आ जाएगा। अगर हम एयरपोर्ट एविएशन मार्केट की बात करें तो एविएशन मार्केट में नंबर 1 पे कौन है, हमेशा की तरह USA, और नंबर 2 पे कौन है, चाइना। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। 54 फीट टॉल स्टेचू का इन्होंने इनॉग्रेट किया, अनवील किया है। तो सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है। यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये अमित शाह ने किया है, कहाँ किया, सारंगपुर में। क्या किया, तो 54 फीट ऊंची लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया।
क्वेश्चन क्या पूछा कि सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सारंगपुर मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है। गुजरात की बात करें तो इसका कैपिटल है गांधीनगर। आप सबको पता होगा क्या लिख रहा हूं मैं, गांधीनगर। और यहाँ का अगर सीएम की बात करें तो सीएम है भूपेंद्र पटेल, या भूपेंद्र पटेल है, या भूपेंद्र पटेल है, देख लीजिएगा। और यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, AD आचार्य देवव्रत। गवर्नर्स के याद रखिए, क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, याद रहेगा तो अच्छी बात है। अगला है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द कंट्री? भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दी है हाल ही में? तो भारत सरकार ने हाल ही में 10 परमाणु रिएक्टरों की मंजूरी दी है। तो 10 कहाँ, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा सी, 10 परमाणु रिएक्टर भारत में बनाए जाएंगे। इसका क्या एम है? इसका मेन एम है सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना। अभी भी विश्व में सिर्फ 45% एनर्जी ग्रीन एनर्जी से कंज्यूम होती है। 55% एनर्जी हम पूरे विश्व में वो कंज्यूम करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल है और जिससे पोल्यूशन बड़ी मात्रा में फैलता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है भारत सरकार की, ताकि इसको और प्रमोट किया जाए। तो और किस किस राज्य में इसको खोलने की बात की जा रही है? ये खोला जाएगा ये कर्नाटक के बाद हरियाणा के बाद एमपी और राजस्थान, इन स्टेट में इसको खोलने की बात की जाएगी। और अज्यूम किया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि 2031 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें कुल 1,05,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ये ठीक है। इससे जो भारत का गोल है 2070 तक, याद रखिएगा भारत ने गोल रखा है 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी होने का, मतलब कार्बन न्यूट्रल होने का, कार्बन से न्यूट्रल हो जाएंगे। अगला है कि हु हैज इनॉग्रेटेड गज उत्सव 2023 इन काजीरंगा नेशनल पार्क स्कूल प्लेग्राउंड फील्ड इन असम? जो काजीरंगा नेशनल पार्क स्कूल फील्ड है उसमें गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आंसर हो जाएगा डी। जो काजीरंगा उत्सव है इसको हर साल मनाया जाता है प्रमोट करने के लिए। गज मतलब होता है हाथी, गज एक संस्कृत शब्द है, ताकि एलिफेंट को और एलिफेंट के लाइफ को और प्रमोट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए ये किया जाता है हर साल। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क का है, असम में है। यहाँ पे क्या फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला जो गैंडा है वो बहुत प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और देखें कि प्रेसिडेंट साहिबा ने और क्या क्या किया है। इन्होंने दो चीज और जो इम्पोर्टेंट है, एक 7th धम्म सम्मेलन हुआ था, धम्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये हुआ था भोपाल में, इसको भी इन्होंने इनोग्रेट किया है इसी साल। इसके अलावा जो 2nd इंडियन राइस कांग्रेस हुआ था, ये हुआ था आपको कटक में, कटक उड़ीसा में है, उसका भी इन्होंने उद्घाटन किया था। तो क्या क्या उद्घाटन किया? गज उत्सव का किया। इसके अलावा जो 7th इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन था उसका भी किया ये भोपाल में। और इंडियन राइस कांग्रेस जो हुआ इस बार कटक में उड़ीसा में, इसका भी इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला है कि हु हैज फ्लैग्ड ऑफ इंटरनेशनल योग महोत्सव 2023 इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम? जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई सर्बानंद सोनोवाल ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्बानंद सोनोवाल एक समय असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हालांकि खेल मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। सर्बानंद सोनोवाल ने और क्या इनॉग्रेट किया था, मैंने आपको इसके पहले स्लाइड में बता चुका हूँ, वहां से देख लीजिएगा। अगला है कि भारत को हाल ही में 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की पहली सीट के लिए चुना गया है, और दूसरी सीट के लिए कौन चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया रिसेंटली इलेक्टेड द फर्स्ट सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है ना, 4 साल के लिए चुना गया। ये करंट अफेयर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड फॉर 2nd सीट? दरअसल जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है, जिसको सांख्यिकी कमीशन बोलते हैं, उसमें 2 सीट होते हैं, 2 लोगों को चुना जाता है। जो पहला के लिए इंडिया को चुना गया है और दूसरे के लिए साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया को चुना गया है। ठीक है, दरअसल ये जो चुनाव हो रहा था इसमें 4 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें कि अपना भारत है, इंडिया था,
साउथ कोरिया था, यूएई जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट बोलते हैं, और चाइना था। ठीक है, ये 4 लोग थे। तो पहले राउंड में इंडिया को चुन लिया गया, दूसरे राउंड में साउथ कोरिया और चाइना के बीच टक्कर हुई, मतलब वोटिंग हुई, जिसमें दोनों को शायद बराबर वो मिले थे, वोट मिले थे, लेकिन साउथ कोरिया को चुना गया है। और जो भारत का टर्म है, वो भारत का टर्म 2024 से शुरू होगा और 2028 तक रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टर्म भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा सकता है। और भारत पहली बार इस आयोग का मेंबर नहीं बन रहा है, आज से 20 साल पहले 2004 में भी भारत इसका मेंबर बना था। अगला है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको बीपीडीबी बोलते हैं, रिसीव्ड 450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गोड्डा प्लांट ऑफ अडानी पावर। गोड्डा पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? जो बांग्लादेश डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने अडानी पावर जो गोड्डा में प्लांट है, उसे 450 मेगावाट की बिजली प्राप्त की है। उसने पूछा गोड्डा पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो गोड्डा पावर प्लांट जो है वो झारखंड में स्थित है, और यहाँ से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसको लेकर के बहुत विवाद भी चला था, क्योंकि झारखंड के जो जनजातीय लोग वो भी विवाद कर रहे थे, यहाँ पे अडानी पावर आकर के जमीन कैप्चर किया, उसकी वजह से उनके मतलब लैंड का मुआवजा अच्छे से नहीं मिला, एक्विजिशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ है, और झारखंड में खुद बिजली की कमी रहती है, तो इसकी वजह से लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उस विरोध का भी शॉर्ट आउट किया जा चुका है। अगर हम बांग्लादेश के बारे में जानना चाहें, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। इसका कैपिटल है ढाका। इसकी हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है टका। मजे की बात है कि पाकिस्तान, जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो पाकिस्तान के लोग टका टका करके, इनफैक्ट 1971 के बाद भी टका टका करके बांग्लादेश को चिढ़ाते थे। और आप एक सिचुएशन ये देखिए कि टका की जो वैल्यू है, वो जो पाकिस्तानी रुपये पीकेआर जिसको बोलते हैं, उससे डबल हो गई, यानी पाकिस्तानी रुपये टका का आधा रह गया। इसको बोलते हैं किसी को टीज करना और शांत मन से काम करते रहना, तो उसका परिणाम एक समय देखने को मिलता है। अगला है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। और पीएम है, जो बहुत दिन से हमको जाना चाहिए, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अगला है कि हु हैज इनॉग्रेटेड द टुलिप गार्डन एट संसार इन रामबन डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसके रामबन जिले में जो सनासर टुलिप गार्डन है, उसका उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने किया था जगह डी। तो मनोज सिन्हा ने वहाँ पे जो टुलिप गार्डन उसका उद्घाटन किया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बना, और 5 अगस्त 2019 को यहाँ से जो आर्टिकल 370 उसको एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया गया। ये दोनों अलग अलग डेट है, यूनियन टेरिटरी इस डेट को बना था और आर्टिकल 370 इस डेट को हटाया गया था। हाल ही में वहाँ पे G20 की टूरिज्म मीटिंग हुई है और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। अगला है कि इन विच कमांड कंडक्टेड अ लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड? इस कमान ने सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर, देखिए बड़े में ये नीचे ये होता है, तो बड़े हो जाएगा, बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अंडमान निकोबार कमांड ने। देखिए हमारी सेना के कई कमांड है, कई कमांड में सेना को बांटा गया, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड और अंडमान निकोबार कमांड। तो अंडमान निकोबार कमांड ने ये एक्स कवच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किया है। इस क्वेश्चन को जितने लोग ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लें, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था सर्द हवा, ये बीएसएफ की एक्सरसाइज थी और ये राजस्थान में थी, तो इस बार क्वेश्चन हो सकता है इसको पूछा जा चुका। अगला है कि गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विच प्लेयर रीच 600 मार्क इन आईपीएल ड्यूरिंग मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स एंड बरसापारा स्टेडियम? तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 6000 रन सबसे ज्यादा किसने, सबसे तेज बनाने वाला बैट्समैन कौन बना है? ये डेविड वार्नर बने, ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं, और
इससे और क्वेश्चन क्या बनता है, किसके खिलाफ, तो राजस्थान रॉयल के खिलाफ, और कहाँ पे, तो बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी में, चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का स्टेडियम है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार 6000 रन बनाने वाले प्लेयर बने हैं, 2 और प्लेयर हैं जिन्होंने 6000 रन इसके पहले बनाए हैं, जिसमें एक का नाम है विराट कोहली, ऑफ कोर्स इनका नाम तो रहेगा, दूसरा का नाम है शिखर धवन। इन लोगों ने भी 6000 रन बनाए हैं, पर डेविड वार्नर ने सबसे तेजी से 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। जो अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में अपना पहला टूर खिताब ऑर्लियंस सुपर 300 टूर्नामेंट किसने जीता है? Who has clinched his first ever tour title ऑर्लियंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट इन फ्रांस? देखिए फर्स्ट एवर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। हम सारे क्वेश्चन को शामिल नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को शामिल किया है क्योंकि पहली बार हुआ है, और कोई भी चीज पहली बार होती है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है तो 100 ईयर्स 50 ईयर्स तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रियांशु राजावत ने ये बैडमिंटन जीता है। और ये भी जान लीजिए ये जो होता है बैडमिंटन का खेल है, ठीक है ना, तो बैडमिंटन सिंगल्स में इन्होंने ये जीत हासिल की है प्रियांशु राजावत जी ने। अगला है कि वर्ल्ड होम्योपैथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? होम्योपैथिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल कहाँ पे, ये डी आंसर हो जाएगा। 10 अप्रैल को होम्योपैथ दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सैमुअल हैनमैन का। सैमुअल हैनमैन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथ या फिर फाउंडर ऑफ होम्योपैथ इनको माना जाता है। जो 2023 का थीम है वो है वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है, ये थीम है। और डॉक्टर सैमुअल हैनमैन जो कि जनक माने जाते हैं होम्योपैथी के, तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। अगला है कि जल्लाबल्ला वैद्य passed away recently at the age of 86. Who was she? कोई अगर महान शख्सियत का कोई जन्मदिन होता है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है या फिर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है कि जलाबाला वैद्य हाल ही में 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। वह कौन थी? दरअसल ये एक एक्टर थी, और ये एक लेखक नहीं, एक्टर थी, और ये थिएटर एक्टर थी। इन्होंने थिएटर को बहुत प्रमोट किया और थिएटर में इन्होंने एक्टिंग की, और इन्होंने एक अक्षरा थिएटर नाम से एक थिएटर भी शुरू किया था। 1969 में इन्होंने थिएटर शुरू किया था। वन सर्किल एक कार्यक्रम था, शायद वन सर्किल था, वन सर्किल के नाम से किया था। तो अक्षर थिएटर खोला था। ये दरअसल एक एक्टर था। आज का आखिरी सवाल है कि हु हैज लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथु, अ बॉर्डर विलेज इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो अजाव जिला है उसका जो सीमावर्ती गांव है किबिथु, वहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इसका मेन एम क्या है? इसका एम जो भारत सरकार ने बताया है, एम है माइग्रेशन को कंट्रोल करना। वहाँ माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है क्योंकि वहाँ पे जरूरी सामान नहीं पहुंच पाते, गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो नहीं पहुंच पाते, तो लोगों की जब लाइवलीहुड पे सवाल आता है, जीवन पे सवाल आता है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये कि माइग्रेट कंट्रोल करना, दूसरा है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ठीक है ना, इसको और तेजी से मतलब 100% स्कीम को लागू करना, ये भी इसका एम है। ये तो गवर्नमेंट ने बताया। मेन एम ये है जियो पॉलिटिक्स है, चूंकि चाइना हमारे बॉर्डर पे LAC पे बहुत तेजी से विलेज बिल्डअप कर रहा है, वहाँ पे आबादी बसा रहा है, ठीक है। तो ये आज की भी खबर है, बहुत तेजी से आबादी बसा रहा है। तो भारत सरकार का ये कोशिश है कि हम आबादी तो धीरे धीरे बसाएंगे, लेकिन अभी जो इन बॉर्डर एरिया पे, बॉर्डर एरिया मतलब चाइना या इंडिया है, तो बॉर्डर एरिया पे जो गांव है, उन गांव से जो माइग्रेशन हो जाता है, एटलीस्ट हम उस माइग्रेशन को रोके, ताकि वहाँ के लोग अगर वहाँ रहेंगे तो वो लोग वहाँ कंडीशन से बेहतर रूप से परिचित रहेगा, और वहाँ अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी क्रिएट होगी तब दूसरी जगह से भी लोग, अन्य स्टेट से लोग माइग्रेट करके इस एरिया पे जाएंगे। तो भारत सरकार भी बॉर्डर पे पॉपुलेशन बसाना चाहती है ताकि चाइना को काउंटर किया सके। तो एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल मूव है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली होंगी। हमने पूरा डिटेल में आपके सामने इसको लाया है। इसी तरीके से हर महीने के आपको करंट अफेयर प्रोग्राम मिलता रहेगा। कोई भी अगर इससे ज़रूरी आपको लगे, कोई और सजेशन उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि सजेशन से ही
इम्प्रूवमेंट होता है। और इन सबका PDF मैंने बताया आपको जनरल स्टडी ऑफिशियल से मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।